Hello everybody, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बायो का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इसमें है टोटल 10 एनसीईआरटी क्वेश्चंस और आज हम सभी के सभी क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। Starting with our question number 1. So question number 1 says name the 3 important components of biodiversity. तो biodiversity के 3 important components. तो biodiversity के 3 important components है species diversity, genetic diversity and ecosystem diversity. अब सबसे पहले है स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब कि एक स्पीशीज में कितनी डाइवर्सिटी, कितनी वेराइटी ऑफ स्पीशीज हैं अगर हम एक रीजन की बात करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी कि एक ऑर्गेनिजम्स में मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन्स की कितनी वेराइटी है, जेनेटिक वेराइटी कितनी है एक ऑर्गेनिज्म में। देन कम्स द नेक्स्ट वन दैट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एक रीजन में, एक इकोसिस्टम में कितनी डाइवर्सिटी है। अब जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है ना, इंडिया में अलग अलग तरह के इकोसिस्टम देखे गए हैं। जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम अलग है, एक्वेटिक अलग है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है, तो इससे इंडिया में जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, उनमें हमें वेराइटी ऑफ स्पीशीज देखने को मिलती हैं और उनमें हमें वेराइटी ऑफ जीन्स देखने को मिलते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज हाउ डू इकोलॉजिस्ट्स estimate the total number of species present in the world. तो इकोलॉजिस्ट कैसे ये पता लगाते हैं, कैसे ये एस्टिमेट लगाते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितनी स्पीशीज हैं। तो उसके लिए ना 2 मेथड्स जो इकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, उसमें से फर्स्ट है कि वो सबसे पहले तो ये एस्टिमेट लगाते हैं कि किस रेट पे नई स्पीशीज डिस्कवर हो रही हैं, राइट। सो एस्टिमेटिंग द रेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज, एक तो हमें उससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हो सकती हैं वर्ल्ड में, और दूसरा वो कंपेयर करते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट स्पीशीज की, मतलब टेम्परेट और ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं वहाँ पर स्पीशीज की रिचनेस को, कौन सी स्पीशीज की, किसकी स्पीशीज की, इंसेक्ट की स्पीशीज की। तो इनको वो स्टैटिस्टिकली कंपेयर करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करके उनको अच्छे से कंपेयर करते हैं और उसके बाद एज्यूम करते हैं दिस रेशो टू द अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू कम अप विद द ग्रॉस एस्टिमेट। तो उसके बाद इन स्टैटिस्टिक्स का यूज करके वो बाकी एनिमल्स और प्लांट्स पे एजम्पशंस लगाते हैं और उससे एक ग्रॉस एस्टिमेट निकालते हैं कि कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हो सकती हैं। So the question number 3 says give 3 hypotheses for explaining why tropics show greater levels of species richness. तो क्वेश्चन ये है कि हमें 3 हाइपोथेसिस बतानी है जो ये एक्सप्लेन करती हैं कि क्यों ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा स्पीशीज देखी गई है, या वहाँ पर ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा स्पीशीज क्यों होती हैं। तो सबसे पहले है 3 हाइपोथेसिस और उसमें जो मेन रीज़न है कि क्यों ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा स्पीशीज होती हैं वो है वहाँ का क्लाइमेट। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी स्टेबल देखा गया है, जिसकी वजह से वहाँ की स्पीशीज, जो लोकल स्पीशीज हैं, वो किसी भी नेचुरल डिस्टर्बेंस के ना होते हुए खुद को अच्छे से वहाँ पर सरवाइव कर पाती हैं। Then next is warm temperature and high humidity provides favorable conditions for growth and survival of diverse species. तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वार्म है, वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो हाई है, जिसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल है फॉर ग्रोथ एंड फॉर सर्वाइवल ऑफ डाइवर्स स्पीशीज,
राइट। देन थर्ड वन इज, अब वहां पर क्या है, वहां पर हमने बोला कि टेम्परेचर भी हाई वार्म है, ह्यूमिडिटी हाई है, तो इसका मतलब कि वो जो एरिया है ना वहां पर सनलाइट अच्छी मिलती है उस एरिया को, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और ज्यादा स्पीशीज वहां पर सस्टेन कर पाती हैं। तो ये है हमारी तीन हाइपोथेसिस। एक तो है ज्यादा स्टेबल क्लाइमेट, राइट, दूसरा है वार्म टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, और तीसरा है कि वहां पर जो सोलर एनर्जी है वो ज्यादा मिलती है, इसलिए वहां पर प्रोडक्टिविटी हाई है, स्पीशीज रिचनेस है वहां पर। So now talking about question number 4. So question number 4 is, what is the significance of slope of regression in species area relationship? तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन है वो क्या है? अब ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, तो बेसिकली हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें यहाँ पर होता है एरिया दैट वी हैव टेकन, और यहाँ पर हम बात करते हैं स्पीशीज के रिचनेस की। तो ये जब ग्राफ बनता है तो इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। तो ये जो ग्राफ है, इस कर्व को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ रिग्रेशन, राइट। सो वी कॉल इट एज स्लोप ऑफ रिग्रेशन। तो ये हमें बताता है कि एक एरिया में कैसी स्पीशीज रिचनेस है। तो बेसिकली जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन है वो हमें ये बताती है कि स्पीशीज रिचनेस जो है वो जैसे जैसे हम एरिया को कम करेंगे स्पीशीज रिचनेस भी कम होती जाएंगी, वहां पर जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो भी कम होती जाएंगी, एंड वी डिनोट इट विद स्पीशीज रिग्रेशन, सॉरी रिग्रेशन कोफिशिएंट इज जेड। तो अब अगर हम देखें, अगर हम एक छोटी सी जगह की बात करें, जैसे हम एक सिटी की बात कर रहे हैं, या फिर हम एक जैसे जोन की, जैसे अगर हम इंडिया में ही या ईस्ट जोन की बात कर रहे हैं, साउथ की बात कर रहे हैं, वेस्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो z की वैल्यू आएगी इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन दिस 0.1 to 0.2, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमी ग्रुप। आप कोई भी टेक्सोनॉमी ग्रुप ले लो, से आप एम्फीबियंस को ले लो, तो वो जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, जो z की वैल्यू है, वो हमेशा ये इसके बीच में ही आएगी। वहीं पर अगर अब हम एक एरिया बढ़ा देते हैं, तो हमने बोला ना कि अगर स्पीशीज अगर एरिया कम होगा तो स्पीशीज रिचनेस भी, स्पीशीज नंबर ऑफ स्पीशीज भी कम हो जाएंगी। तो अगर हम बहुत बड़ा एरिया ले लेते हैं, से हमने एक पूरा कॉन्टिनेंट ले लिया, तो अब उस कॉन्टिनेंट को अगर हम पूरे को देखेंगे और उसमें हम स्पीशीज रिचनेस ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उसमें जो z की वैल्यू है इट विल बी 0.6 to 1.2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो बढ़कर इसके बीच में, इस रेंज के बीच में हमें ये वैल्यू देखने को मिलेगी। तो जो स्पीशीज जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंडिकेट्स द स्पीशीज रिचनेस, ये हमें स्पीशीज रिचनेस के बारे में बताती है। So I hope this question is clear. Now the question number 5, what are the major causes of species loss in geographical areas? तो species कैसे, स्पीशीज का कैसे लॉस हो रहा है जोग्राफिकल एरियाज में, तो इसके बहुत ही सीधे से कारण हैं। तो सबसे पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, माइनिंग है, स्लैश बर्निंग है, या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन है ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन है, अर्बनाइजेशन है, इन सब की वजह से जो एनिमल्स हैं, जो बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनकी स्पीशीज का लॉस हो रहा है क्योंकि उनका हैबिटेट ही खत्म हो जा रहा है। तो अगर उनका घर ही खत्म हो जाएगा तो वो कहाँ रहेंगे? सो दिस इज कॉजिंग द लॉस ऑफ हैबिटेट। एंड सेकेंडली फ्रेगमेंटेशन, या फिर हम क्या कर रहे हैं, हम उनके घर को तोड़ दे रहे हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। सो थिंक ऑफ अ फैमिली जो एक बड़े से घर में रहती है, अब आपने उसको छोटे, उस घर के ही टुकड़े कर दिए, तो वो क्या होगा? तो वो पूरी फैमिली जो है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। सो हैबिटेट, जैसे हमारे लिए हमारा घर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही उन प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, उन स्पीशीज के लिए उनका जो घर है हम उसको पार्ट्स में तोड़ दे रहे हैं, या फिर हम उनका जो घर है वो पूरी तरह ही खत्म कर दे रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मेन causes for the loss of species. Second one is over exploitation. तो over exploitation का क्या है? अब हम अपने
अपने यूज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम हंटिंग कर रहे हैं, हम ट्रीज को काटे जा रहे हैं, तो वी आर एक्चुअली ओवर एक्सप्लॉइटिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से उनका, एनिमल्स का, स्पीशीज का जो हैबिटेट है वो ही खत्म हो जा रहा है। और obviously when they will not have any home to live, any food to eat, there will not be any shelter, so there will be species loss. Then comes the next, that is alien species invasion. तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है नाइल पर्च। जब नाइल पर्च को लेक ऑफ विक्टोरिया में, कीनिया में इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसके आने की वजह से अराउंड 200 जो फिश की स्पीशीज थी उस लेक में वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो अगर हम कोई एक नई चीज ला रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो बेनिफिशियल हो, बट ये भी हो सकता है कि उससे जो वहाँ की स्पीशीज हैं, जो वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज हैं, वही खत्म हो जाए। देन कम्स द को एक्सटिंक्शन। अब देखो, एक होस्ट है और कुछ पैरासाइट्स हैं जो उस होस्ट के ऊपर रहते हैं। अब अगर वो होस्ट ही मर जाएगा तो पैरासाइट्स भी मर जाएंगे, राइट, उनको भी खाना नहीं मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज को एक्सटिंक्शन। मतलब एक स्पीशीज खत्म हो रही है तो उसके साथ साथ कोई और स्पीशीज है वो भी खत्म हो जा रही है। सो दैट इज को एक्सटिंक्शन। सो दीज आर द 4 मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशीज लॉस इन जियोग्राफिकल एरियाज। Question number 6. How is biodiversity important for ecosystem function? तो biodiversity ecosystem की functioning में कैसे important है? तो जो biodiversity है वो बहुत ज़्यादा important है। biodiversity मतलब variety of life forms की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो it is very important in maintaining or in stabilizing and स्टेबिलाइजिंग एन इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जितनी ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उस इकोसिस्टम की, और जो ओवरऑल हेल्थ होगी इकोसिस्टम की वो भी अच्छी होगी। सेकेंड इज, एक साइंटिस्ट थे डेविड टिलमैन, जिन्होंने बोला था कि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उस इकोसिस्टम की। तो अगर हम प्लांट्स की ही बात करते हैं, तो अगर एक इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो वो जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसाइज करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाएंगे। अब मेनली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये ज़्यादा होंगे, डिकम्पोजर्स भी ज़्यादा होंगे, साथ में हर्बीवोर्स भी अच्छे से खुद को सस्टेन कर पाएंगे, और हर्बीवोर्स पे डिपेंड होने वाले कार्निवोर्स भी खुद को अच्छे से इस इकोसिस्टम में सरवाइव कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और उतनी ही अच्छी स्टेबिलिटी होगी उस इकोसिस्टम की। देन कम्स रिच बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स रिजिलेंस। तो जो बायोडाइवर्सिटी है, जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ही एक इकोसिस्टम खुद को स्टेबलाइज रख पाएगा किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस में, चाहे वो नेचुरली क्रिएटेड डिस्टर्बेंस हो, चाहे वो मैन मेड डिस्टर्बेंस हो। Then last comes the Rivett-Popper hypothesis, which was given by Paul Ehrlich. तो उन्होंने बोला था कि अगर हम एक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो एक इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीशीज हैं, राइट। तो आई विल जस्ट ड्रॉ दी स्पीशीज लाइक दिस, राइट। तो ये हमारी एक स्पीशीज है, ठीक है। ये जो स्पीशीज है ये ऐसे किसी और से कनेक्टेड है, इसको कोई खा रहा है, ठीक है। सो इट इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट स्पीशीज, ये किसी और से कनेक्टेड है, ये किसी और से है, अब ये किसी और से है, ये किसी और से है, राइट। तो मतलब एक वो फूड वेब जो होता है ना, उसमें एक स्पीशीज जो है या एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो बेसिकली जो कंपोनेंट्स है ना वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब आप सोचो कि इसमें अगर हम इस स्पीशीज को ही यहाँ से एलिमिनेट कर दें, ठीक है, ये स्पीशीज ही खत्म हो जाए, तो क्या होगा? तो बहुत ही खराब होगा। क्यों? क्योंकि जब ये स्पीशीज एलिमिनेट हो जाएगी तो ये स्पीशीज भी अफेक्ट हो रही है, फिर डायरेक्टली ही ये स्पीशीज अफेक्ट हो रही है, ये भी अफेक्ट हो रही है, और इनडायरेक्टली ये स्पीशीज भी अफेक्ट हो रही है। तो इस तरह हर एक स्पीशीज का होना बायो इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम एक भी स्पीशीज को रिमूव करते हैं तो उससे हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
Question number 7 says, what are sacred groves and what is their role in conservation? तो sacred groves, सबसे पहली बात है होते क्या है, ये basically फॉरेस्ट पैचेस हैं, ठीक है. दीज आर बेसिकली द पैचेस ऑफ फॉरेस्ट्स, ठीक है. तो ये वो पैचेस हैं जो कि ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड हैं बाय सम लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज. तो ये इंडिया में कुछ कुछ जगह पे ये कुछ पैचेस हैं फॉरेस्ट के जिनको लोकल जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं. वो बेसिकली इनकी पूजा करती हैं. दे वर्शिप these sacred groves, these patches, these trees, these forests. और वो किसी को भी इवन एक सिंगल ब्रांच भी कट करने नहीं देते. जैसे होता है ना, घर के आसपास अगर कोई पेड़ है जो कि हमें ऐसा लगता है कि धूप रोक दे रहा है, तो यूजुअली क्या किया जाता है कि लोग उसको कटवा देते हैं. लेकिन ये वो एरियाज हैं और ये वो लोग हैं जो इन पेड़ों की पूजा करते हैं और इनको एक भी ब्रांच को काटने नहीं देते हैं किसी को भी. सो कैन यू सी हाउ पीपल आर एक्चुअली वर्शिपिंग देम एंड दे आर वर्थ वर्शिप बिकॉज ऑफ देम ओनली वी आर एबल टू सस्टेन. अब क्योंकि पेड़ कम होते जा रहे हैं, सो वी कैन एक्चुअली सी द चेंज इन आवर एनवायरमेंट, राइट. कैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कैसे गर्मी बढ़ रही है, कैसे फ्लड्स हो रहे हैं, कैसे नेचुरल डिजास्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं. सो दीज sacred groves, these forests are basic worth worship. So अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये कुछ वेस्टर्न घाट्स में हमें देखने को मिलते हैं ऑफ कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड मेघालय. और क्या रोल है इनका कंजर्वेशन में, तो आई थिंक कि मुझे बताने की अब ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी हम 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है द प्रोटेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रेयर, एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीशीज. तो ये जो एरियाज हैं यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ हैं, कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि रेयर हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वहाँ पर, या फिर वहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज हैं जो सिर्फ वहीं मिलती हैं और कहीं मिलती नहीं है. दूसरी चीज, डिफॉरेस्टेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. नाउ सिंस द डिफॉरेस्टेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो वहाँ पर ये जो पेड़ हैं उनको पूरी तरह कंजर्व किया जाता है. किसी भी तरह की डिस्ट्रक्शन, किसी भी तरह की डिफॉरेस्टेशन इज नॉट एट ऑल अलाउड. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, दीज पीपल दे आर कंजर्विंग दीज फॉरेस्ट एंड विच इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस, एंड दिस इज व्हाई वी ऑल शुड कंजर्व फॉरेस्ट, राइट. तो हमें भी the way these people are worshipping, we should also have that respect towards the plants, towards trees, और हमें भी वैसे ही लगाने चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. Question number 8, among the ecosystem services are control of floods and soil erosion. How is this achieved by biotic components of the ecosystem? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो होना चाहिए वो ये है कि ये इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं. तो ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं ये वही गुड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो हमें इकोसिस्टम से मिलते हैं. तो हमें पता है कि जो इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं, जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो फ्लड्स को भी कंट्रोल करती हैं और सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करती हैं. तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, वो कैसे इन फ्लड्स को और सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं. तो सबसे पहले आता है कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन. अगर हम सॉइल इरोजन की बात करें तो सॉइल इरोजन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्लांट्स. तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो सॉइल को टाइटली होल्ड कर लेती हैं और वो उनको बहुत डीप नहीं जाने देती हैं. सो दे डू नॉट अलाउ टॉप सॉइल टू बी वॉश्ड अवे, ठीक है. वो ऊपर की जो सॉइल है ना, उसको, जो फर्टाइल सॉइल है बेसिकली, उसको वॉश नहीं होने देती हैं और इस सॉइल की पोरोसिटी, इस सॉइल में जो पोर्स हैं उनको बढ़ाती है और उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है. वहीं पर दूसरी तरफ क्या होता है, अब ये सॉइल पोरस है तो ये क्या करेगी, जो भी पानी आएगा ना वो इन पोर्स के थ्रू क्या होगा, एब्जॉर्ब होता जाएगा और अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वो बढ़ता जाएगा. और इससे क्या होगा, एक तो अंडरग्राउंड वाटर बढ़ रहा है और वो जो पानी आ रहा है ना वो एक तरह से फ्लड की फॉर्म में नहीं आएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और पानी का जो प्रेशर है, जो फ्लो है, वो भी कम हो जाएगा और उससे
फ्लड्स भी कंट्रोल होंगे। Correct? So I hope this is clear, and this was simple and clear, and if you have more points, you are always welcome to add more to them. Question number 9. The species diversity of plants, that is 22%, is much less than that of animals, that is 72%. So what could be the explanations to how एनिमल्स अचीव्ड ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन? तो हमने देखा है कि जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लांट्स। तो क्या वो रीजंस हो सकते हैं जिससे हम ये जस्टिफाई कर पाए कि क्यों एनिमल्स की जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा ज़्यादा स्पीशीज़ है, ज़्यादा डाइवर्सिटी में है? तो उसका रीज़न जो है ना वो दो मेन रीज़न है। सबसे पहला है नर्वस सिस्टम। तो हमें पता है कि जो एनिमल्स है ना उनका जो नर्वस सिस्टम है, जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर भी पढ़ते हैं तो हमने उसमें भी पढ़ा था कि जो एनिमल्स है ना उनका जो नर्वस सिस्टम है इट इज़ वेरी 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 वेल डेवलप्ड। तो आसपास क्या हो रहा है, क्या स्टिमुलस है, किससे हमें दूर भागना है, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, किस तरफ हमें जाना है, तो वो पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमें गाइड करता है। ठीक है, तो वो एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसमें जैसे ही आप गर्म पैन को टच करते हो आप इमिडिएटली अपना हाथ हटा लेते हो, राइट? तो क्या वही चीज़ अगर प्लांट्स के साथ हो, आप कुछ गरम सा लेकर जाएं और प्लांट की किसी एक ब्रांच को उस गरम चीज़ से टच कर दे, तो क्या आपको लगता है कि प्लांट खुद ही उस चीज़ से दूर हट पाएगा? नहीं हट पाएगा, राइट? सो animals, they possess nervous system to receive stimuli and show response against them, जो कि प्लांट्स के केस में होता है एब्सेंट। तो प्लांट्स जो होते हैं वो इस चीज़ को के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, उनका नर्वस सिस्टम उतना वेल डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है वो इमोबाइल हैं। ठीक है, वो कहीं भी जाते नहीं है। जो पेड़ 10 साल से आपके घर के सामने है वो आज भी वही होगा। ठीक है, और आज से अगले 20 साल भी वही होगा अगर आप उसको काटेंगे नहीं, मतलब वो खुद से चल के कहीं जाएगा नहीं, राइट? सो दे हैव फ्यूअर इवोल्यूशन अडेप्टेशंस। तो उनकी जो एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस हैं वो बहुत ही कम होती हैं। वहीं पर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे कैन लोकोमोट, दे कैन मूव, दे कैन शो मूवमेंट। तो अगर कोई भी चीज़ है, अगर उनको क्लाइमेट को ही एस्केप करना है, जैसे हमने कई बर्ड्स के बारे में पढ़ा है, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में, तो वो कहाँ साइबेरिया से फ्लाई करके इंडिया में भी आते हैं जस्ट टू एस्केप दो 6 मंथ्स जहाँ पर बहुत ठंडा है और वो ब्रीड नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने एग्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो दे फ्लाई अराउंड 15,000 किलोमीटर्स और वो इंडिया में आते हैं, फिर यहाँ से वो वापस अपने देश जाते हैं या अपने घर जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज what animals can do to escape the situations जो उनके आसपास हैं, लेकिन प्लांट्स ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन दो रीजंस की वजह से, एक तो ये नर्वस सिस्टम और दूसरा जो मोबिलिटी है, प्लांट एनिमल्स में जो मोबिलिटी है, इनकी वजह से एनिमल्स जो है वो ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। इंटरेस्टिंग था ना ये क्वेश्चन? Question number 10. Can you think of a situation where we deliberately want to make a species extinct? How would you justify it? तो क्या आप एक ऐसी सिचुएशन आप बता सकते हो जहां आप एक स्पीशीज को डेलिबरेटली खत्म करने में लगे हो, और क्या आप उस चीज़ को जस्टिफाई भी कर सकते हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग है। अगर हम माइक्रोब्स की बात करते हैं, बहुत सारी डिजीज़ कॉजिंग स्पीशीज़ हैं, जैसे कि पोलियो वायरस है, जो पहले वायरस हुआ करता था, फिर उसको वैक्सीनेशन से और बहुत सारे तरीक़ों से हमने क्या किया, उसको अब टोटली एलिमिनेट कर दिया है अपनी दुनिया से। ठीक है, क्यों किया है? क्या हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि उस वायरस से किसी को भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। इट वॉज एक्चुअली कॉजिंग डिजीजेज इन ह्यूमन्स एंड बेसिकली अफेक्टिंग आवर हेल्थ। तो अगर वो हट गई है तो उससे इंसान को फ़ायदा ही है या किसी और स्पीशीज़ को भी फ़ायदा ही है, हमें नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं है। वैसे ही अगर हम मस्कीटोज़ की बात करें तो मस्कीटोज़ भी बहुत सारे डिजीज़ के कैरियर्स हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनको मारने में
में लगे रहते हैं, तो हम डेलिबरेटली उनको मार रहे हैं, उस स्पीशीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हमारे तक बीमारियां ना लेकर आए, राइट। सो सबसे पहले है यस, सम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जैसे पोलियो वायरस है, फिर स्मॉल पॉक्स का वायरस है, सो दे हैव नो रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कोई रोल नहीं वो प्ले करते हैं, तो अगर वो एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे तो उसका कोई फर्क किसी भी स्पीशीज को नहीं पड़ेगा, और इससे जो हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए वो एकदम आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। और तब तक जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।